इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव वर्ड का मतलब याद है सर? टाइम पीरियड। सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे हुआ करती थी? सर ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल के पहले सर 4 बातें हैं सर। हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, हमारे पास पैसा बहुत था। सर पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो सर जो किसान थे वही उस लैंड के मालिक होते थे सर। हम हैंडीक्राफ्ट के नाम से बहुत जाने जाते थे सर, ठीक है? और सर इंडिया वाज़ नोन फॉर सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। हम कपड़ों के नाम पे सबसे आगे थे सर, बहुत आगे थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे थे। फिर आई कहानी ब्रिटिशर्स की, उसके बाद सर ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी सर इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 के टाइम पीरियड पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी सर, ठीक है? तो सर देखो, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी? सबसे पहला दिया हुआ है सर हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। क्यों? रीजन है सर, हमारे पास रिसोर्सेज आउटडेटेड थे, पुराने थे, कम थे। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब आप ध्यान से इसलिए सुनते जाओ सर, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यही आप एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो आप कैसे लिखोगे सर? बैंड बज जाएगी आपकी। लिख आप लोग देखना, कई सारे स्टूडेंट्स को सर ये पॉइंट याद है बट अंदर लिखने का समझ ही नहीं आता, क्या करें? तो इसीलिए ध्यान से सुनोगे तो अंदर का भी याद रहेगा कि क्या लिखने का। तो सिंपल है सर, हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सिंपल क्यों? हमारे पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं थी सर। हमें बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ता था। अगर टेक्नोलॉजी को इलैबोरेट करना है तो आप प्लांट एंड मशीन लिख सकते हो। सर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो सर हर किसी को रिसोर्सेज हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता था? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। आप इसमें प्लांट मशीन गेहूं जो चाहो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सर उस टाइम पे 1947 के टाइम पे इंडिया में सर सिर्फ 40% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? अर्बन एरिया में था, बाकी सब रूरल एरिया था। सर इंडिया में ज्यादातर रूरल एरिया था, मतलब हम बेसिकली ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे सर। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अगला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वर्ड का मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें नो चेंज, या तो चेंज ही नहीं है या तो चेंज है तो इतना कम कि हम उस डिफरेंस को पता नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी 1947 के टाइम स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब सर चेंज नहीं होती थी, बहुत ही नो ग्रोथ वाली इकोनॉमी थी सर, ठीक है? स्टैग्नेंट, स्टेबल, ठीक। अगला दिया हुआ है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सर इंडिया की इकोनॉमी शुरुआत से सेमी फ्यूडल थी। सेमी फ्यूडल वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में काम करते थे, ठीक है? बट 1947 के टाइम सर इंडिया में गवर्नमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी ज्यादा थी, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था, गवर्नमेंट ज्यादा था सर। सेमी फ्यूडल। अगला दिया हुआ है बैकवर्ड इकोनॉमी। सर हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड क्यों थी सर? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, इन्फ्लेशन ज्यादा था सर, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी सर। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक वर्ड का मतलब होता है स्लो। सर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था, ऐसा नहीं है सर। उस टाइम 2 ही इंडस्ट्री चलती थी सर, टाटा और बिरला। ज्यादा इंडस्ट्री इंडिया में थी भी नहीं सर, बहुत स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में थी नहीं। बड़ी इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ हम 2 को जानते थे सर, टाटा और बिरला को, ठीक है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सर इंडिया में डोमिनेंट था एग्रीकल्चर। क्यों? इंडिया में 72% एग्रीकल्चर था, और सर 72% एग्रीकल्चर से हमारी 50% ऑफ द जीडीपी आती थी सर। उस टाइम सर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर डेवलप हो पाए, ठीक। चलो फटाफट एक बार पॉइंट्स बोलेंगे। एच से, एल से, एस से, एस से, बी से, डी से, डी से। अगला है सर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा होता था? सबसे पहला दिया हुआ सर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। सर जितने भी फार्मर्स थे उनके पास जमीन छोटी छोटी थी, और फ्रेगमेंटेड वर्ड का मतलब होता है बटी हुई। सर किसी की जमीन रायपुर में, किसी की दुर्ग में, किसी की भिलाई में, किसी की सर राजनांदगांव में। उससे होता ये था, एक फार्मर के पास छोटे छोटे लैंड होने के कारण और अलग अलग जगह होने के कारण वो जो फार्मिंग करता था वो इतनी अच्छी क्वालिटी की फार्मिंग नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि सर छोटे लैंड पे हम मशीन्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो भी कम थी सर, ठीक है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब जितना टोटल बोरी गेहूं का होना चाहिए वो कम हो रहा था। प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब 1 एकड़ में जितनी बोरी गेहूं की होनी चाहिए वो कम थी सर,
ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम थी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास छोटे लैंड थे और फ्रेगमेंटेड थे, एक जगह से दूसरी जगह बटे हुए थे सर। हर पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्मार्ट। आप चाहो तो एक पॉइंट के अंदर दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करके लिख सकते हो। ये सब टैलेंट डेवलप करो। कई बार ऐसा होगा कोई पॉइंट के अंदर याद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम उसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके लिख लेंगे। इसका फायदा ये है कि मार्क्स भी स्कोर करोगे और गलत भी नहीं होगा। अगला दिया हुआ है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सर उस टाइम जमींदारी सिस्टम चलता था। जमींदार कौन होते थे सर? ये वो लोग होते थे जो गवर्नमेंट से लीज में जमीन लेते थे और आगे फार्मर्स को किराए पे रेंट पे देते थे सर, फार्मिंग करने के लिए। इन लोग गवर्नमेंट से जो लीज में लेते थे बहुत कम प्राइस में लेते थे, आगे फार्मर्स लोग से ज्यादा प्राइस चार्ज करते थे सर। ये अपने आप को ओनर ऑफ द लैंड बोलते थे और फार्मर को टिलर बोला जाता था सर। ये लोग जो फार्मर को जमीन देते थे रेंट पे, रेंट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। और सर इनको सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सब के लिए जो पैसे देते थे उसमें इंटरेस्ट वो 60% या 100% चार्ज करते थे सर। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम सर, आया समझ? ठीक है। उसके बाद अगला देखो, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंडिया 1947 के बाद 1951 में भी जब पहली बार टारगेट किया, तो पहली बार टारगेट करने में इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट तो किया, बट कहीं ना कहीं इंडिया में एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था। क्यों? सिंपल सी बात है सर, हम सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट थे? रेनफॉल पे। सर होता ये था उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी सर, जिसके कारण क्या होता था, एग्रीकल्चर जो था वो बैकवर्ड था सर। आई बात समझ? अगला देखो, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर हुआ ये कि 1947 के पहले ब्रिटिशर्स क्या किए, हमारे फार्मर्स को बोले सर आप कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाओ। सर क्योंकि कैश क्रॉप्स में ज्यादा पैसा था, तो फार्मर लोगों का ऐसा होता था कि उनको ब्रिटिशर की बात मानना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सर जमींदार और ब्रिटिशर्स होते थे, उन्हीं से तो इन लोग जमीन किराए पे लेते थे, तो इनको ब्रिटिशर या फार्मर जमींदार की बात मानना पड़ता था। वो कैश क्रॉप उगाते थे। ये कैश क्रॉप क्या होता था, ब्रिटिशर्स या जमींदार उनसे खरीदते थे और बाहर मार्केट में बेच के पैसा कमाते थे सर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगला है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। सर ओनर होते थे जमींदार, टिलर होते थे फार्मर। इन दोनों के बीच में गैप होता था। गैप क्यों होता था सर? इनकी सोच में गैप होता था, डिफरेंसेस इन थिंकिंग। सर ओनर बोलता था हमें कैश क्रॉप्स चाहिए, फार्मर बोलता था सर ये लैंड कैश क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। जिसके कारण होता ये था सर, उस लैंड में इतनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती नहीं थी, जिसके कारण कल के दिन फार्मर के ऊपर लॉस बहुत होता था, डेट ज्यादा हो जाता था और फिर फार्मर उसको रीपे नहीं कर पाता था सर। अगला देखो, सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक मतलब सर ब्रिटिशर ने फार्मर को बोला भैया सुनो, आप सिर्फ अपने लिए कल्टीवेशन मत करो, आप ज्यादा कल्टीवेट करो गेहूं, ताकि क्या करो कल के दिन आप मार्केट में बेच पाओ और कल के दिन ये चीज हमें भी बेच पाओ ताकि हम इसको बाहर मार्केट में बेच सके। सबसिस्टेंस आउटलुक, आया समझ? चलो सर पॉइंट्स फटाफट बोलेंगे। सबसे पहले एस से, ई से, एल से, एल से, एफ से, जी से, एस से। अगला है सर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा हुआ करता था? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो तो सबसे पहले होता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि सर उस टाइम होता ये था, ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था सर। हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत रिच थे सर, हैंडमेड गुड्स में बहुत रिच थे। बट सर ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं थी। क्यों? ब्रिटिशर्स को लगता था अगर इंडिया हैंडीक्राफ्ट गुड्स ज्यादा बनाया और ज्यादा बना के अगर पैसे कमा लिया तो वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं सर। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट गुड्स को डिस्ट्रॉय किया। अब ये डिस्ट्रॉय करने के तरीके थे सर, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड का मतलब होता है भेदभाव। इन्होंने क्या किया, जो भी इंडियन गुड्स थे उन पे टैक्सेस ज्यादा कर दिए, ब्रिटिशर्स गुड्स सस्ते कर दिए। इससे ब्रिटिशर्स गुड्स की डिमांड बढ़ गई, इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई। इससे क्या हुआ, बाहर के गुड्स ज्यादा बिकने लग गए, इंडियन गुड्स कम बिके, जिसके कारण सर इंडियन गुड्स में बहुत लॉस हुआ और इंडियन इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरा दिया हुआ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। सर होता ये था, हमारे जो वर्कर्स थे इंडिया में, जो इंडस्ट्री बना में काम करते थे सर, वो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते थे, तो उन्हें बनाने में कोई भी गुड्स टाइम लगता था। ब्रिटिशर क्या करते थे, कोई भी गुड्स मशीन से बनाते थे, तो मशीन से गुड्स बनाने में परफेक्टनेस ज्यादा होती है और गुड्स की डिलीवरी फास्ट होती थी। जिसके कारण क्या होता था, ब्रिटिशर्स के गुड्स मार्केट जल्दी कैप्चर किया और हमारे गुड्स मार्केट में आने में टाइम लग गया, जिसके कारण हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई सर। अगला देखो, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। सर हुआ ये, इंडिया में ब्रिटिशर्स के गुड्स मार्केट में सप्लाई ज्यादा हुई। अब मार्केट में हर जगह सप्लाई ज्यादा हुई, जैसे आप लोग बालाजी चिप्स जानते हो? बालाजी चिप्स, दिस इज द बेस्ट। उसमें मार्केटिंग ऐसी की बालाजी चिप्स,
कैसे किया, ध्यान से सुनना, वेरी स्मार्ट, ब्रिलियंट। बालाजी चिप्स ने क्या किया, 15 सेल्समैन को अपॉइंट किया और बार बार एक ही दुकान में जा जाके पूछा, बालाजी चिप्स है क्या, बालाजी चिप्स है क्या, बालाजी चिप्स है क्या। और वो सेल्समैन इतने बार पूछ लिए कि वो दुकान वाले को लगा, अरे यार मेरे पास बालाजी चिप्स नहीं है और हर कोई आके यही पूछ रहा है। आर्टिफिशियल मार्केट में डिमांड क्रिएट की और ऐसे डिमांड क्रिएट की और मार्केट देखो पूरा कैप्चर करके बैठा है बालाजी चिप्स। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड हुआ यही सर, कि आप जिस चीज की सप्लाई मार्केट में रखोगे, मार्केट में दिन रात जो प्रोडक्ट दिखते रहेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कैसे सर। समझ आया, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। तो ब्रिटिशर्स गुड्स सर मार्केट में बहुत इजीली मिल जा रहे थे और हैंडमेड गुड्स इंडिया के बहुत कम टाइम में मिलते थे, क्योंकि सर ये मशीन से नहीं बनते थे। तो इसलिए होता क्या था, ब्रिटिशर्स गुड्स की डिमांड बढ़ गई सर और हमारे गुड्स की डिमांड कम होते चले गई, उसके कारण भी हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अगला देखो सर, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक वर्ड का मतलब क्या होता है, स्लो। सर मॉडर्न ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, हम ऐसा नहीं बोल रहे सर। सर ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, सर मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब सर हम ये नहीं बोल रहे हमारे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री थी नहीं, उस टाइम सिर्फ दो ही थी सर, आदित्य बिरला और ये टाटा। टाटा का याद रखना सर 1807 में आई थी सर, याद रखना सर, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आते हैं सर, टिस्को के नाम से आई थी, 1807 में आई थी, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। सर मॉडर्न इंडस्ट्री एट इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट वर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज। सर इंडिया में उतनी ज्यादा उस टाइम मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इक्विपमेंट, प्लांट मशीन की इंडस्ट्री हुआ नहीं करती थी सर, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे और ब्रिटिशर्स हमें डालने देते नहीं थे सर इंडस्ट्री। अगला देखो सर, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपांशन। ब्लीक मतलब स्लो एक्सपांशन। सर क्यों, सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज नहीं थे, लाइसेंस मिलते नहीं थे, गवर्नमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री डालना पड़ता था और ब्रिटिशर्स हमें इंडस्ट्री डालने नहीं देते थे। कोई भी इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स डालते थे या गवर्नमेंट डालती थी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करते थे सर। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। सर कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन की जो इंडस्ट्री इंडिया में होनी चाहिए थी वो नहीं थी सर, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी सर। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय, ये तो ब्रिटिशर ने डिस्ट्रॉय किया, हमारे गुड्स पे टैक्स ज्यादा कर दिया, ठीक है, हमारे गुड्स पे टैक्स करने के बाद ब्रिटिशर्स गुड्स टैक्स बिना टैक्स के मार्केट में अवेलेबल हो गए सर, ठीक है, ये सब रीजन है सर जिसके कारण क्या हुआ, हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई और दिन पे दिन ब्रिटिशर्स गुड्स मार्केट कैप्चर करना चालू कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखो सर, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ये बहुत सिंपल है सर। सबसे पहला दिया हुआ है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। सर इंडिया में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था ये पूरा ब्रिटिशर्स संभालते थे। तो सर ज्यादातर काम किसके किसके बीच में होता था, सब ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ज्यादातर काम होता था सर, ज्यादातर काम इन दो के बीच में ही होता था सर, ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया। क्योंकि सर जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से क्या करते थे, सब गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते थे, वहां पर वो गुड्स बनाते थे, उसके बाद वही गुड्स इंडिया में सेल करते थे सर। ज्यादातर तो ये काम हो रहा था सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बाकी जो 50% जो बचता है उसमें बाकी 50% में हम श्रीलंका और बाकी कंट्री से ट्रेड कर रहे थे सर, ठीक। फिर अगला देखो, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सर इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज नहीं थे कि हम फाइनल गुड्स बना पाए, तो हम क्या करते थे सर, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और सामने वाला फिनिश गुड्स हमें बना के देता था। इसका एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हो सर, आयरन और हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, चाइना हमें फिनिश गुड्स मशीन वगैरह बना के देता है सर। अगला देखो, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन गाली दिया सवेरे सवेरे सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जितना भी प्रॉफिट होता था, ब्रिटिशर्स उसे दो पर्पस के लिए यूज करते थे, एक वॉर पर्पस और एक अपनी ऑफिसेज मेंटेन करने के लिए। एग्जाम में ये लिख के आना सर, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और सर अपने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, ठीक है, इन दो पर्पस के लिए सर यूज करते थे ब्रिटिशर्स जितना भी सरप्लस होता था, ठीक। चलो 3 पॉइंट है, एन से एस से। अगला है सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऐसा अलग से पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा लिखने को, चांसेस कम है, बट सर इसके जो डाटा है ना वो आपके एमसीक्यू में आते हैं सर। सबसे पहला बर्थ रेट डेथ रेट कितना था सर पहले, 40 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था,
पहले 218 पर 1000 था, अब कितना है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कितनी थी? लिटरेसी रेट सर, पहले इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? बिलो 16। और अभी सर, अभी कितना है? 74। ठीक है, 74% अप्रोक्स लिख सकते हो आप। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सर 1921 में आया था, जिसको हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला था सर। इसके बाद बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हमने 3 बातें की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इनसिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। सर एग्जाम में लिख के आना, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले 72% था, जो 50% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर 10% था सर। ठीक, उसके बाद अगला सर्विस सेक्टर, बोला नहीं है लिखना मत, बोला नहीं है लिखना मत, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। सर हमने लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट करने की कोशिश की, क्यों सर? क्योंकि हमें समझ आया इंडस्ट्रियल सेक्टर से ग्रोथ ज्यादा होगा, जीडीपी जल्दी बढ़ेगी सर। जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। बट हो ये रहा था सर कि हम एग्रीकल्चर छुड़वा के लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव तो करना चाहते थे, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मूव करने के लिए हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना इंडिया में इतनी इंडस्ट्री थी कि हम हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। इसीलिए सर इनसिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन, जहां पर लोगों को प्रॉपर्ली शिफ्ट करना चाहिए था, हमने प्रॉपर्ली शिफ्ट नहीं कर पाया। रीजन ये, एग्रीकल्चर में इतना पैसा था नहीं, इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही थी, एग्रीकल्चर से देश नहीं चल सकता था। हमें इंडस्ट्री की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एडवांसमेंट की जरूरत थी, बट उसके लिए भी सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आई बात समझ? ठीक, अगला दिया हुआ है सर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें रेलवे, रेलवे सर कौन लाया? ब्रिटिशर्स। रेलवे कौन लाया? सर 1850 में लाया है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। 1850 में लाया है सर ब्रिटिशर्स, ठीक है। पोस्ट और टेलीग्राफ्स का यूज कौन करते थे? सर ब्रिटिशर्स करते थे सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अपने ऑफिसेस पर्पस के लिए सर, कम्युनिकेट करने के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ्स यूज होते थे सर। रोड वगैरह भी थे सर, बट वो रोड सर ब्रिटिशर्स को अलाउ था यूज करना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे। पोर्ट वगैरह भी थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, बट वो पोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन यूज करता था? ब्रिटिशर्स। सर इंडिया से ब्रिटेन ट्रांसफर करने के लिए या दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए सर। अब कुछ बातें बताता हूँ, मेरे को जो लगता है इस चैप्टर में एक दो चीजें खास है, इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल दिया हुआ है ना सर, ये तो पॉइंट्स मैंने दिए है। इसके अलावा जब आप अपनी बुक पढ़ोगे ना, तो लेट्स बी स्मार्ट, कुछ चीजें आप समझो और कुछ चीजें जरूरी है सर। पहली चीज, आप इंडियन पढ़ रहे हो तो इंडियन में जो बुक्स के बाजू में जो शॉर्ट में नोट्स दिए रहते हैं सर, वीके ओरी वाली बुक में शॉर्ट में बाजू में जो नोट्स दिए हुए रहते हैं उसको जरूर पढ़ना सर, एमसीक्यू उससे बनता है। दूसरी बात सर, जैसे ब्रिटिश रूल के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स है, दोनों है सर, बुक में दोनों दिया हुआ है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको याद करो, उसको रीड कर लेना, क्योंकि सर कई बार जब होता है ना क्वेश्चन, तो वो आपसे पूछ सकता है सर क्वेश्चन। पॉजिटिव तो ये भी है सर, नेगेटिव इंपैक्ट भी दिया हुआ है सर। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स है, उसको जरूर देख लेना। कुछ चीजें है इंडियन में, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो इंडियन वहां बनेगा सर, नहीं तो बैंड बज जाएगी आपके इंडियन में, ठीक है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखो सर, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर ने बार्टर सिस्टम को खत्म किया और मनी सिस्टम लेके आया। आज मनी सिस्टम पे ही सर चलती है सब चीजें। अगला है इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सर ब्रिटिशर ने हमें बताया कि हमें ऑफिसेस कैसे मेंटेन करना है और कैसे चलाना है। आप लिख सकते हो सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब ब्रिटिशर्स है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ब्रिटिशर के थ्रू ही कॉपी किया गया है, मत लिखना फेल कर देंगे। अगला दिया हुआ है कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, ठीक है। सर ब्रिटिशर ने हमें बताया सर आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोड़िए और कमर्शियल आउटलुक में जाइए, मतलब आप मार्केट में अपने एक्स्ट्रा जो फार्मिंग कर रहे हैं उसको बेचिए और पैसे कमाइए सर। अगला है कंट्रोल ऑफ फेमाइन, शॉर्टेज ऑफ फूड। सर ब्रिटिशर ने हमें सिखाया सर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो मार्केट में फूड की शॉर्टेज है उसको कवर अप किया जा सकता है। अगर हमारे पास फूड की शॉर्टेज है तो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारे पास कुछ सरप्लस है तो हम उसको बाहर बेच सकते हैं सर। अगला देखो सर न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें याद रखना, लिख के आना सर, रेलवे और रोडवेज, ये दो एरिया था जहां पर ब्रिटिशर ने बताया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है सर, क्योंकि रेलवे ब्रिटिशर ही स्टार्ट किए थे और रोड ट्रांसपोर्ट ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया था सर इंडिया से ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो रोड्स और रेलवे ये दो जगह था जहां पर इंडियन को नौकरी मिल सकती थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो सब बोलेंगे, एम से, ई से, सी से, सी से, एन से, ठीक है।
फर्स्ट चैप्टर वैसे हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पहले भी पढ़े थे, बहुत बार याद भी किए थे इस चैप्टर को। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर को पढ़ के अपन याद किए थे, शुरुआत-शुरुआत था ये, ठीक है?